नमस्ते और हमारी आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हमारे पास जो सामग्री है वो जाट गौरव योद्धाओं के खेत और सीमांत शीर्षक वाले एक लेख के कुछ अंश हैं। अब देखिए, ये लेख जाट समुदाय की पहचान को लेकर एक बहुत ही मजबूत और कह सकते हैं जोशीला नजरिया पेश करता है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही दमदार कविता से होती है। हाँ, मैंने भी पढ़ी। न हम झुकते हैं न हम रुकते हैं, हम वो तूफान हैं जो पत्थरों का सीना चीर कर निकलते हैं। इतिहास गवाह है हमारे शौर्य का, हम जाट हैं जो अपनी शर्तों पर जीते हैं और शान से चलते हैं। ये पंक्तियाँ एक तरह से पूरी बातचीत के लिए स्टेज सेट कर देती हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो भावना है जो पूरे लेख में बार बार उभर कर आती है। आत्मविश्वास, दृढ़ता और अपनी विरासत पर गहरा गर्व। सही। लेखक इन पंक्तियों के जरिए हमें पहले ही बता देता है कि बात यहाँ सिर्फ एक समुदाय की नहीं बल्कि एक खास तरह की मानसिकता की होने वाली है। एक ऐसी मानसिकता जो उनके अनुसार झुकना नहीं जानती। तो चलिए इसी मानसिकता की जड़ों से शुरू करते हैं। लेख का जो पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है वो है इतिहास। लेखक साफ तौर पर यह दलील देता है कि इस कौम ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, और इस दलील को साबित करने के लिए वो सबसे पहले महाराजा सूरजमल का जिक्र करता है। हाँ। मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो है उन्हें दिया गया विशेषण, जाटों का प्लेटो। ये बहुत ही खास तुलना है ना? ये वाकई में एक बहुत सोचा समझा शब्द है। देखिए, लेखक ने उन्हें जाटों का सिकंदर या जाटों का सीजर नहीं कहा, जो सिर्फ महान योद्धा होते हैं। सही। उन्होंने प्लेटो को चुना, जो एक दार्शनिक थे, एक विचारक थे, एक रणनीतिकार। बिल्कुल। इस तुलना के जरिए लेखक ये तर्क दे रहा है कि महाराजा सूरजमल सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। वो एक ऐसी रियासत बना रहे थे जिसकी अपनी सोच थी, अपनी नीतियां थी। और लेख उनके लोहागढ़ किले को इसी सोच का एक भौतिक सबूत बताता है। एक ऐसा किला जिसे कोई जीत नहीं सका। हाँ, लोहागढ़ किला यहाँ सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो एक प्रतीक बन जाता है, अजय होने का प्रतीक। लेख बताता है कि कैसे उन्होंने मुगलों और अहमद शाह अब्दाली जैसे उस दौर के सबसे ताकतवर दुश्मनों का सामना किया। तो प्लेटो वाली तुलना उनकी राजनीतिक सूझबूझ को दर्शाती है, और लोहागढ़ का किला उनकी सैन्य शक्ति को। बिल्कुल। लेखक इन दोनों को मिलाकर एक आदर्श राजा की तस्वीर बनाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ राजाओं तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख जमीनी स्तर के नायकों को भी सामने लाता है, जैसे वीर तेजाजी और गोकुला जाट। ये एक दिलचस्प कदम है क्योंकि इससे कहानी सिर्फ महलों तक सीमित नहीं रहती। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वीर तेजाजी की कहानी को शामिल करके लेखक चरित्र की मजबूती पर जोर देता है। तेजाजी ने किसी सल्तनत के लिए नहीं, अपने वचन के लिए जान दी। हाँ, अपने एक वचन को निभाने के लिए। ये व्यक्तिगत ईमानदारी और स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखने का संदेश देता है। और वहीं दूसरी तरफ गोकुला जाट का विद्रोह है। लेख उसे सिर्फ एक छोटी सी बगावत के तौर पर नहीं दिखाता। नहीं, लेख इसे औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन के रूप में पेश करता है। बिल्कुल। और जन आंदोलन शब्द का इस्तेमाल करके लेखक ये स्थापित करता है कि ये लड़ाई धर्म, धरती और स्वाभिमान के लिए थी। अच्छा। ये एक राजा का दूसरे राजा से युद्ध नहीं था, बल्कि आम लोगों का अपनी पहचान बचाने का संघर्ष था। तो सूरजमल, तेजाजी और गोकुला, इन तीन किरदारों के जरिए लेखक ये दलील देता है कि ये लड़ने का जज्बा हर स्तर पर मौजूद है, चाहे वो सत्ता का शिखर हो या गांव की जमीन। सही कहा। इसी जज्बे को लेकर एक कहावत का भी जिक्र है जो मेरे दिमाग में अटक गई, जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए। लेख इसे परम लचीलेपन और दृढ़ता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। पर मैं सोच रही थी, क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? क्या इसे एक ऐसी जिद के तौर पर भी देखा जा सकता है जो कभी कभी रणनीतिक रूप से नुकसानदायक हो? आपका सवाल बहुत दिलचस्प है और ये दिखाता है कि कैसे एक ही कहावत के कई मायने हो सकते हैं। लेख के नजरिए से देखें तो इसका मतलब है कि जाट अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, हार नहीं मानता। हाँ, हार मान लेना उनके स्वभाव में नहीं। 13वीं का इंतजार करने का मतलब है कि जब तक सारे पारंपरिक अनुष्ठान पूरे न हो जाएं, तब तक यकीन मत करो कि लड़ाई खत्म हो गई है। पहचान को एक और आयाम देता है जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। वो तलवार के साथ साथ हल की बात करता है, किसान और सैनिक की ये दोहरी पहचान। हाँ, और लेखक इसे विरोधाभास के तौर पर नहीं बल्कि एक संपूर्ण पहचान के तौर पर पेश करता है। मतलब एक तरफ वो अन्नदाता है जो तपती धूप में बंजर जमीन से सोना उगाता है, ये उसका रचनात्मक पोषण करने वाला रूप है। और दूसरी तरफ वही किसान का बेटा जाट रेजिमेंट की वर्दी पहनकर सीमा पर रक्षक बन जाता है। लेख की भाषा बहुत काव्यात्मक है। वो कहता है, जिसके कंधे पर हल है वो दुनिया का पेट भरता है, और जिसके हाथ में बंदूक है वो दुश्मन को ढेर करता है। ये विचार के जो जमीन से प्यार करता है वही उसकी रक्षा करना सबसे बेहतर जानता है। बिल्कुल। और जब जाट रेजिमेंट का जिक्र आता है तो लेखक खास तौर पर उनके नारे जाट बलवान जय भगवान पर ध्यान खींचता है। हाँ। ये नारा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कैसे? इसे थोड़ा और खोलिए। देखिए, नारे का पहला हिस्सा जाट बलवान उनकी शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल को दर्शाता है। ठीक है। ये उनकी दुनियावी ताकत है। लेकिन दूसरा हिस्सा जय भगवान उनकी लड़ाई को एक आध्यात्मिक और नैतिक आधार देता है। ये कहता है कि हम सिर्फ ताकत के दम पर नहीं लड़ रहे, बल्कि हमारी आस्था और ईश्वर हमारे साथ हैं। क्योंकि हम सही के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और एक बिल्कुल अलग मैदान में, खेल के मैदान में। हाँ। और ये ट्रांजिशन बहुत स्वाभाविक लगता है। जो शारीरिक मजबूती और सहन शक्ति खेतों में मेहनत करने और सीमाओं की रक्षा करने से आती है, लेखक उसी को आज के ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाता है। अच्छा, तो वो एक कनेक्शन बना रहा है। हाँ, लेख ये नहीं कहता कि जाट बस खेलों में अच्छे हैं, बल्कि वो ये समझाने की कोशिश करता है कि वो अच्छे क्यों हैं। और उसका जवाब वो मिट्टी में ढूंढता है। मुझे वो पंक्ति बहुत अच्छी लगी जहाँ लेखक कहता है कि जिस हाथ में कस्सी चलाने की ताकत है, वही हाथ जब जैवलिन फेंकता है या मुक्का मारता है तो दुनिया देखती है। ये एक बहुत शक्तिशाली दलील है। इसके जरिए लेखक ये कह रहा है कि ये सफलता रातों रात या जिम में नहीं मिली है। ये पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल। ये वो प्राकृतिक जमीनी ताकत है जिसे मॉडर्न ट्रेनिंग ने सिर्फ दिशा दी है। इस तरह लेखक कुश्ती के अखाड़े की मिट्टी को ओलंपिक के गोल्ड मेडल से जोड़ देता है। ये परंपरा और आधुनिकता का एक बेहतरीन संगम है। हाँ, और ये लेख के इस तर्क को मजबूत करता है कि इस समुदाय की मूल ताकतें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो इतिहास, खेती, सेना और खेल, ये काफी मजबूत स्तंभ है। लेकिन लेख यही नहीं रुकता, वो सत्ता के गलियारों की भी बात करता है, यानी राजनीति के दंगल की। लेखक उन्हें जाटों के उसी मूल चरित्र से जोड़ता है जो अन्याय के सामने चुप नहीं रहता, बल्कि आवाज उठाता है। हाँ। तो बेनीवाल को एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, ये दिखाने के लिए कि वो ऐतिहासिक जज्बा आज की राजनीति में भी जिंदा है। बिल्कुल।
वो उस किरदार में एकदम फिट बैठते हैं जिसे लेखक ने पूरे लेख में खड़ा है, निडर, संघर्षशील और अपने शर्तों पर चलने वाला। इतनी तारीफों और गौरव की बातों के बाद लेख एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेता है। हाँ, ये कड़वी बात करता है, एक तरह का आत्मचिंतन, एक शांत, और वो है एकता की कमी। लेख चेतावनी देता है कि दुश्मन इस समुदाय को जातियों, गोत्रों और राजनीतिक पार्टियों के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं और कभी-कभी सफल भी हो जाते हैं। ये सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि एक बहुत ही ईमानदार आत्म आलोचना है। और इस बात को समझाने के लिए वो एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन शक्तिशाली उपमा का इस्तेमाल करता है। कौन सी? लकड़ी का एक डंडा आसानी से टूट जाता है, लेकिन जब वो गट्ठर बन जाता है तो उसे तोड़ने वाले के हाथ टूट जाते हैं। हाँ, और ये उपमा पूरी बात का सार है। ये एकता की जरूरत पर जोर देता है। अच्छा, यहाँ लेखक सिर्फ एक पर्यवेक्षक नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाता है। वो आह्वान करता है कि जब समाज और किसानों के अधिकारों की बात आए तो सभी मतभेदों को भुलाकर एक जाजम यानी एक मंच पर आना चाहिए। संदेश बहुत साफ है। हाँ, कि आपकी असली ताकत आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं बल्कि आपकी सामूहिक एकता में है। लेख टांग खींचने वाले नहीं बल्कि हाथ पकड़ने वाले बनने की सलाह देता है। ये पूरे लेख को सिर्फ एक गौरव गाथा होने से बचाकर एक भविष्य का रोडमैप बना देता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये लेख जाट पहचान की एक इमारत खड़ी करता है जिसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, एक गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत जो कभी झुकी नहीं। दूसरा, अन्नदाता और रक्षक की दोहरी भूमिका, हल और बंदूक का संगम। हाँ। तीसरा, खेल के मैदान में दमखम जो खेतों की मेहनत से आता है। और चौथा, राजनीति में बेबाक नेतृत्व जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। और जैसा कि हमने चर्चा की, लेखक ये तर्क देता है कि ये चारों स्तंभ एक 5वें और सबसे जरूरी स्तंभ पर टिके हैं, एकता। लेखक के अनुसार बिना एकता के बाकी चारों स्तंभ अपनी पूरी